इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं थोड़ा ये पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये चैप्टर है ये, ठीक है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ ताकि पॉलिटी हम थोड़ा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मैं ही खुद पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने अराउंड 20 टाइम तो लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है, ठीक है। और मुझे भी क्लैरिटी उसमें, ठीक है। और अभी मैंने टेस्ट एक दी है, तो उस टेस्ट में, टेस्ट 1 में फोरम की टेस्ट है, वो 100 में मेरे 70 स्कोर आया है, मतलब 200 में 140, ठीक है। और ये कुछ मेरे क्रेडेंशियल्स है। मैथ ऑप्शनल है, 10th में इतने परसेंट है, 12th में इतने हैं, और अभी मैं दिल्ली में प्रिपेयर कर रहा हूँ और प्रिपेयरिंग फॉर 24 यूपीएससी, ठीक है। और मैंने फॉरेस्ट को भी अप्लाई किया है। ये मेरे बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसी चैनल के माध्यम से आपको भी वो हेल्प हो जाए, इसलिए मैं बताने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो जो बुक पढ़ने के लिए पहले, लेट सपोज एग्जांपल 100 मिनट लगते थे, वो अभी इस वीडियो देखने के बाद वो 50 हो जाएंगे, ठीक है। 50 या मैक्सिमम 60 मिनट लगेंगे, मतलब आपका 40% टाइम तो बचने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप भी थोड़ा अच्छे से लेक्चर देख लो। और चाहे तो आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा के देख लो, नहीं तो कम करा के देख लो, ठीक है। तो डायरेक्ट चालू कर दे हम। अभी क्यों पढ़ना है हमें, ठीक है। प्रीलिम्स तो क्लियर करनी है, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी ट्रिकी आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटी के वगैरह क्वेश्चन है वो ईजी आ रहे हैं, ईजी आ रहे हैं, या हमें हमारे वो मतलब पॉलिटी सही होगी ना प्रिपरेशन, तो वो क्वेश्चन हमें ईजिली सॉल्व कर पाएंगे हम, ठीक है। और हर टेस्ट में, मतलब हर प्रीलिम्स में 15 to 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये रेंज है इसकी। तो हमने लेट सपोज 1 बाय 1 अच्छे से चैप्टर कर लिया, तो हमारा मतलब ये जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे वो सही आएंगे, ठीक है। और इससे हमें कट ऑफ तक पहुंचने के लिए मदद होगी, ठीक है। जैसे कि स्टैटिक पॉलिटी के क्वेश्चन 15 to 20 में से 90% क्वेश्चन ये लक्ष्मीकांत से आते हैं, बाकी के 2-3 क्वेश्चन कुछ करंट अफेयर वगैरह हो गया, ठीक है। तो उसके लिए मेरी तो स्ट्रैटेजी यही है कि रिवाइज मल्टीपल टाइम्स सेम सोर्स लक्ष्मीकांत, ठीक है। और उस पर टेस्ट सॉल्व करो, अचीव विथ क्लैरिटी। मतलब ऐसे भी नहीं कि सिर्फ पढ़ रहा हूँ, तो उसकी प्रॉपर रिवीजन भी होनी चाहिए। और उस पर हमने टेस्ट भी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक हो रहे हैं, क्या मैं ढूंढ रहा हूँ, भूल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मेजॉरिटी कहीं पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, कहीं पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। किसी चीज़ के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, कहीं पे नहीं चाहिए। तो ये सब जब हम टेस्ट सॉल्व करेंगे तभी हमें हमें पता चलेगा कि कहाँ पे क्या चाहिए। इसलिए हमने ये थोड़ा अच्छे से रिवाइज भी करना चाहिए और क्लैरिटी भी रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिवीजन और क्लैरिटी के लिए टेस्ट, ठीक है। क्लैरिटी के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट, तो ये हम करने वाले हैं। और इसके बाद मैं टेस्ट भी लूँगा, ठीक है। मतलब टेस्ट भी जो है वो भी आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी दिखाऊंगा जी। लेवल 1, टेस्ट 1, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है और यही चैप्टर पे है। कौन सा चैप्टर? मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और आप बोलोगे कि इतने क्वेश्चन तो टफ नहीं आते, लेकिन 1 बाय 1 हम अच्छे से एक एक टॉपिक करेंगे, तो इसमें से कौन सा भी क्वेश्चन आए हमारा मतलब सही आना चाहिए, वो सही आएगा, और उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। और जस्ट हम रीड करते रहेंगे तो उसमें मज़ा भी नहीं आएगा कुछ, ठीक है। हमें सिर्फ वो एक्टिव लर्निंग नहीं रहेगी, वो टेस्ट वगैरह सॉल्व करेंगे, रिवाइज करेंगे अच्छे से, तब हमारे पे वो रिटेंशन लॉन्ग रहेगा। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, हाई हाउ मैनी ऑफ द अबव वेर पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। हमें तो इजी क्वेश्चन आते हैं सॉल्व, लेकिन ये आप में से बहुत लोग गलत करेंगे। तो इसलिए वो एक एक टॉपिक हमने अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अभी इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ क्यों करना चाहिए, ठीक है। और ये आपको देखो, ये आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो नहीं, अटेम्प्ट कुछ भी करके आपको टेम्पटेशन में आप कर ही लोगे। और थोड़ा भी आपका वो थोड़ा मतलब रिटेंशन नहीं होगा, या थोड़ा आप कुछ भूल चुके होंगे एक दो चीज़ें, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन आपका पूरा गलत आएगा। तो ये 2 मार्क भी प्लस होने वाले वो भी जाएंगे, और नेगेटिव के -0.66 वो भी जाएंगे। तो आपको ये अराउंड 3 मार्क का लॉस ही होने वाला है। जैसे कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। सॉरी। तो प्रिंसली स्टेट के बारे में है ये 4 स्टेटमेंट, तो आप ये पढ़ के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना, ये 20 क्वेश्चन। सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील विथ डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजन ऑन और आफ्टर, ये भी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे जब ये लेक्चर देखोगे तब, ठीक है। और ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा लेक्चर, लेकिन आप जितना टाइम इसमें स्पेंड करोगे उसका आपको फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है। और भी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये 24 विथ रिप्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये बताओ आप, ठीक है। ये फर्स्ट। उसके बाद ऑल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन ओनली ऑन
जनवरी 26 1952। वैसे कहे गए तो हम ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ऑल द प्रोविजंस नहीं है, कुछ प्रोविजंस ये 26 नवंबर को भी इम्प्लीमेंट हुई थी, ठीक है, केम इन टू फोर्स हुई थी। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 26 नवंबर। ये सही है गलत है ये मुझे आप कमेंट में ही बताओ, ठीक है, नहीं तो आपको ये लेक्चर देखने के बाद पता चलेगा। तो अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। और ये तो एक चैप्टर है, ठीक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद वन बाय वन में सारे चैप्टर लूँगा पॉलिटी के, ठीक है। वैसे भी मैं उसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लूँगा, लेकिन सब नहीं लूँगा, जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो उसके बारे में लूँगा, एक्ट से वो। तो अभी चालू करते हैं हम, ठीक है। और आप भी नोटबुक वगैरह लेके साइड में रखो, मतलब बैठो या लक्ष्मीकांत ओपन करके बैठ लो, ठीक है, तभी आपको ये अच्छे से रिटेंशन होगा। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कब स्टार्ट हुई थी? 1934 में, ओके। ये 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड स्टार्ट हुई थी बाय एम एन रॉय। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसने भाई डिमांड पहले रखी थी। एम एन रॉय, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पायनियर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड की थी। उसके बाद 1938 में JLM यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और वो भी कैसे होगी? एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज होगी, ठीक है। जैसे कि 18+ जो है, 18+ एज, उन वो सभी उन्होंने वोट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले क्या था, जिनके पास ठराविक अमाउंट कैश है या जिनके पास लैंड है उनको ही सिर्फ ये वोटिंग का राइट था, एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। तो ये JLN बोल रही थी कि एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए, 18+ वालों को, सब 18+ सबको वोटिंग करने का राइट चाहिए, ठीक है। तो इसे ही डिमांड कर रहे थे। उसके बाद डिमांड एक्सेप्टेड कब हुई? 1940 में अगस्त अपर में डिमांड एक्सेप्ट हुई, ठीक है। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। क्रिप्स केम ड्राफ्ट प्रपोजल आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। क्रिप्स प्रपोजल लेकिन रिजेक्ट किया किसने? मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट क्यों किया है? मुस्लिम लीग को ये चाहिए था कि वो उनको सेपरेट पाकिस्तान चाहिए था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में रिजेक्टेड किया 2 स्टेट थ्योरी, ठीक है। उसके बाद एग्रीड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन मुस्लिम लीग लाइन्स, ठीक है। उसके बाद फिर से वो थोड़ा एग्रीड हो गए, ठीक है। अभी ये कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अभी 2 मैंने सिंबल बनाए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बताता हूँ आपको कौन कौन से। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जहाँ पे भी मुझे बताना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा इसका सिंबल ऐसे, ठीक है, ये लाइन इसमें यानी कि मेंबर। और कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल ये है मेरा, ठीक है। इसमें लाइन वगैरह कुछ नहीं है, ये बॉक्स है, ठीक है, ओके। तो आपको आगे समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने ये सिंबल लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ठीक है। तो ये नोट्स ऐसे ही बनाने होते हैं, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आए वाला टाइम भी आपको से हो। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हुई? नवंबर 1946 में अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें कितने मेंबर थे? तो 389 मेंबर थे, ठीक है। उसमें ब्रिटिश इंडिया से 296 थे और प्रिंसली स्टेट से 93 थे। अभी ब्रिटिश इंडिया यानी कि जहाँ पे डायरेक्टली ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के लोग मतलब ब्रिटेन के कंट्रोल में है, ठीक है, जैसे कि, ठीक है। तो ये है, वहाँ पे कैसे 292 मेंबर थे फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस और 4 थे चीफ कमिश्नर थे, ठीक है। और ये प्रिंसली स्टेट से 93, प्रिंसली स्टेट यानी कि जो किंग वगैरह थे जैसे कि जोधपुर वगैरह, तो वहाँ से ये 93 मेंबर नॉमिनेट होते थे और ये 296 मेंबर इलेक्टेड आते थे, ठीक है। और इलेक्टेड आते थे, लेकिन यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन नहीं होती थी, ये याद रखो, ये क्वेश्चन आता है। एडल्ट फ्रेंचाइज पे क्वेश्चन नहीं होती थी, इसके लिए जिनके पास मतलब अपर क्लास वही वोट कर पाते थे इसके लिए। और सीट्स किसी दी थी ये 296 अकॉर्डिंग 1, मतलब 1 मिलियन के लिए अराउंड 1 सीट थी, ठीक है, रफली। और ये सब जो सीट्स थी ये मुस्लिम सिख जनरल ऐसी डिवाइड हुई थी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्टेड बाय ईच कम्युनिटी एंड मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी, ठीक है। प्रोबेबली रिप्रेजेंटेशन मीन्स ऑफ, ये कैसा था? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके मतलब इसके थ्रू ये वोटिंग सिस्टम यूज़ की थी ये मेंबर आप इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और लिमिटेड फ्रेंचाइज, ये याद रखो, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद 93 जो थे ये रिप्रेजेंटेटिव थे नॉमिनेटेड बाय हेड्स, जैसे कि जो हमारे कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज, तो ये भी हमारा भी जो प्रिंसली स्टेट ही था, ठीक है, हमारा ब्रिटिश इंडिया के अंडर नहीं था। तो यहाँ से हमारे जो भी मेंबर इलेक्ट मतलब आते थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये जो किंग है इन्होंने अपॉइंट किए थे, ठीक है, मतलब नॉमिनेट किए थे, तो यही इसमें आए थे। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हम कहते हैं कि पार्टली इलेक्टेड, जैसे कि 296 मेंबर ये पार्टली इलेक्टेड थे और ये पार्टली नॉमिनेटेड, ये 93 मेंबर के थे कि ये क्या थे, जो किंग थे इन्होंने अपॉइंट किए हुए थे, वो नॉमिनेट किए होते थे। तो इसकी वजह से हमें इसको कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली
पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड, ठीक है। इलेक्शन कब हुई ये 296 मेंबर के लिए जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुई, ठीक है। उस इलेक्शन में आईएनसी ने 208 सीट्स जीत ली। उसके बाद मुस्लिम लीग ने 73 और इंडिपेंडेंट 75, ठीक है। 75 या 125 है, 25। बट प्रिंसली स्टेट्स अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, लेकिन ये जो 93 मेंबर थे इन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पार्ट नहीं लिया, ठीक है। ये अवे रह गए। उसके बाद नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस, ठीक है। ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एक्सेप्ट महात्मा गांधी, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मतलब मैक्सिमम जो पर्सनैलिटी थी वो थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थी उसमें, ठीक है। अभी वर्किंग कैसे स्टार्ट हुआ देखो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई, जो डिसम्बर 1 1946 है, यहाँ पे इसकी मीटिंग हुई, ठीक है। पहली मीटिंग, ये भी पूछते हैं कि पहली मीटिंग कब हुई, दिसंबर 1 1946। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया, बाइकआउट किया, सेपरेट स्टेट मांग रहे थे वो, तो उसकी वजह से वो तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए फर्स्ट मीटिंग में। तो इसकी वजह से मीटिंग कितने मेंबर ने अटेंड की, पहली मीटिंग 211 मेंबर ने अटेंड की, ठीक है। और जो ओल्डेस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको हमने क्या किया था, चेयरमैन अपॉइंट किया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट। हाँ, और ये कौन सी प्रैक्टिस की थी, ये फ्रेंच प्रैक्टिस, मतलब जो ओल्ड मेंबर है उनको ये प्रेसिडेंट के दिया था, ठीक है। उनके बाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया था एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वीटी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी, ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट थे। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो ये थोड़ा याद रखो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये कब पास किया, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, ठीक है। और इसमें क्या क्या था, इंडिया इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक स्टेट, ठीक है। तो ये इसमें वर्ड थे, जो सोशलिस्ट सेक्युलर है वो बाद में ऐड किए हैं 42nd अमेंडमेंट से, तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट कब किया, 22 जन 1947, मतलब अराउंड एक महीने के बाद ये अडॉप्ट किया, ठीक है। और इसको ही हम जो रिजोल्यूशन है ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इस यही है हमारी टुडे की प्रीएम्बल मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है, प्रीएम्बल। चेंजेस बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ज्वाइंड अप्रैल 28 1947, ठीक है। मतलब जो अभी प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया था ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो ये इन्होंने कब ज्वाइन किया, 28 अप्रैल 1947, इस डेट को इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। और 3 जून 1947 को क्या हुआ था, जो माउंट बैटन प्लान था पार्टीशन ऑफ इंडिया का, मतलब पाकिस्तान अलग होगा इंडिया अलग होगा, तो ये प्लान 3 जून 1947 को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर पार्ट आल्सो ज्वाइंड, मतलब जो मुस्लिम लीग को यही चाहिए था ना कि सेपरेट पाकिस्तान चाहिए था, तो इनकी जब ये डिमांड पूरी हुई 3 जून 1947 में, किसकी वजह से, माउंट बैटन प्लान की वजह से, मतलब माउंट बैटन प्लान में, तब ये इन्होंने भी ज्वाइन किया, ठीक है, और मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन किया। अभी 3 चेंजेस बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। तो ये कौन कौन से चेंजेस है वो देखेंगे। असेंबली फुल्ली सॉवरेन थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फुल्ली सॉवरेन, एम्पावर्ड अल्टर एनी लॉ बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ये एनी लॉ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के लिए बनाया है वो अल्टर कर सकती है, ठीक है। उसके बाद बिकम लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है, मतलब यही जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का भी काम करेगी और जो लॉज इनेक्ट है उसका भी काम करेगी, ठीक है। तो ये देखो, और लेजिस्लेटिव का काम करेगी तब कौन इसके मतलब प्रेसिडेंट होंगे या चेयरमैन होंगे, जी.वी. मावलंकर। और जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाएंगे तब उसके वजह उस टाइम कौन होंगे चेयरमैन या प्रेसिडेंट, ये राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है। तो और ये काम कब तक चल रहा था, ये 26 नवंबर 1940 तक, ये 49 तक ये काम चल रहा था, क्योंकि यहाँ तक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम खत्म हुआ, उसके बाद ये सिर्फ लेजिस्लेटिव फंक्शन का काम कर रही थी, ठीक है। और मुस्लिम लीग मेंबर्स फ्रॉम पाकिस्तान विड्रू, ठीक है। न्यू स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कितनी हुई, 299 हुई, ठीक है। और उसके पहले कितनी थी, 389, ठीक है। अभी न्यू स्ट्रेंथ यहाँ पे है इंडियन, कभी ये है जब मुस्लिम लीग ने उससे रिमूव किया, ठीक है, विड्रॉल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से। इंडियन प्रोविंस कितने थे, 296 पहले थे, अभी हो गए 229। और प्रिंसली स्टेट की नॉमिनेट कितने मेंबर थे, 93 थे, अभी कितने हो गए, 70 हो गए, क्योंकि जो ऊपर के मेंबर थे वो मुस्लिम लीग के थे तो वो चले गए वहाँ से। मई 1949, अभी
कौन सी डेट को क्या क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी सीक्वेंस लगाओ या स्टेटमेंट में आता है क्वेश्चन, तो ये भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको और मुझे भी। मई 1949 में क्या हुआ था, मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है, ये हुआ था, एक्सेप्ट की थी, ठीक है। उसके बाद जुलाई 22 1947 में क्या हुआ था, नेशनल फ्लैग एडप्ट किया था। उसके बाद जनवरी 24 1950 क्या किया था, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद इनको इलेक्ट किया था, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए कितना टाइम लगा था, 11 सेशंस, ठीक है, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, ये याद रखो, ये एमसीक्यू में एग्जैक्ट आता है, 2 11 18 से याद रखो, ठीक है। और मेकर्स 60 कंट्रीज से ड्राफ्ट ये निकाला था, ठीक है। और एक्सपेंडिचर आया था 64 डेज और टाइम 114 डेज, ठीक है। एक्सपेंडिचर 64 लाख। और अभी कमेटीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, उनके चेयरमैन कौन थे, वो उस कमेटी को हेड कौन कर रहे थे, वो भी इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। ये भी एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन। पावर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, मतलब पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये 2 कमेटी है, ठीक है। तो इनके कौन थे, JLN। उसके बाद प्रोविंशियल कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, BR अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी, सरदार पटेल, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, ये सरदार पटेल ही थे। और फंडामेंटल राइट सब कमेटी, यहाँ के चेयरमैन कौन थे, JB कृपलानी, ठीक है। और माइनॉरिटीज़ के कौन थे, मुखर्जी, ये HC मुखर्जी। ये थोड़ा आपको बार बार रिपीट करोगे ना तब आपको ये याद रहेगा। रूल्स प्रोसीजर कमेटी इसके कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। स्टेट कमेटी के कौन थे, JLN थे, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। अभी स्टीयरिंग कमेटी में कैसे याद रखता हूँ देखो, हाँ। मैं तो अभी राजेंद्र नगर में रहता हूँ, ठीक है, और इसके पहले भी रह चुका हूँ। तो मैं जब भी राजेंद्र नगर में आता हूँ ना, तो मैं कार से आता हूँ, ठीक है, मतलब कैब से। तो कैब कैब का क्या होता है, स्टेयरिंग होता है। तो स्टेयरिंग से मैं राजेंद्र नगर में आता हूँ, तो उसकी वजह से स्टेयरिंग राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये ऐसे में याद रखा है, आप भी वैसे याद रख सकते हो, ठीक है। अभी माइनर कमेटी कौन सी है, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, इसके कौन हेड थे, राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ, फाइनेंस क्यों लिए, इसको ऐसे और रखता हूँ कि राजेंद्र नगर में रहता हूँ तो बहुत पैसा चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मतलब बहुत महीने का खर्चा है, तो फाइनेंस के लिए राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र नगर, तो ऐसे याद रखना हो, ठीक है। ऑर्डर एंड बिजनेस, KM मुंशी, ये आप याद रखना पड़ेगा। एडॉक ऑन नेशनल फ्लैग, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, JB मावलनकर, ठीक है। अभी ड्राफ्टिंग कमेटी कब हुई, ये याद रखो, ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस ये इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। काम क्या है इसका, ड्राफ्ट फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसके मेंबर कौन कौन थे, BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, KM मुंशी, SM मुल्ला सदुल्ला, ठीक है, N माधव राव, ठीक है, TT कृष्णमचारी, ठीक है। ये इनके मेंबर थे। ये भी थोड़ा याद रखो, नाम सर नेम तो याद रखो, क्योंकि MCQ में आप एलिमिनेट कर पाओ। उसके बाद फर्स्ट ड्राफ्ट कब किया था, 1 फरवरी 1948 में फर्स्ट ड्राफ्ट आया था, ठीक है। उसको 8 मंथ लगे थे डिस्कशन के लिए। उसके बाद सेकंड ड्राफ्ट आया अक्टूबर 1948 में, ठीक है। अभी इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट कब आया, November 4 1948, ये याद रखो ज़रा, November 4 19। इसके बाद सेकंड रीडिंग कब हुई, November 15 1948, ठीक है। थर्ड रीडिंग कब हुई, November 14 1949, एक साल बाद। और मोशन ऑन ड्राफ्ट कब हुई, November 26 1949, मतलब इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रियम्बल में डेट नहीं है क्या, 26 नवंबर, तो वही डेट है यहाँ की, ये ड्राफ्ट किया हुआ ये डेट। और इसमें 299 मेंबर में से 284 मेंबर प्रेजेंट थे, ऊपर के जो 15 मेंबर है वो नहीं थे, ठीक है। November 26 1949 प्रेम्बल थी, उसके में 93 95 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। और BR अम्बेडकर को मॉडर्न मनोबे कहते हैं, ठीक है। अभी एनफोर्समेंट, इस पर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। November 26 1948 में कौन कौन से पार्ट एनफोर्स हुए देखो, सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविंशियल कमेटी, टेम्पररी एंड ट्रांसफरिंग प्रोविजंस, वो शॉर्ट टाइटल, ये सब कमान फोर्स हो गए November 26 1949 को, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है ये 26 जन 1950 को केम आया, ठीक है, मतलब वो। और इस डेट को पूर्ण स्वराज भी कहते हैं, ठीक है, लाहौर में हुआ था ये 29 में। ये थोड़ा लिंक है इसकी, ये याद रखो, ठीक है, पूर्ण स्वराज। विथ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 विथ ऑल इनएक्टमेंट्स विथ अमेंडमेंट और सप्लीमेंट्री लेटर एक्ट रिपील्ड, ठीक है। एबोल्यूशन ऑफ प्राइवेट काउंसिल एबोल्यूशन हुई, ठीक है। और IMP पैक्ट के देखो, ये देखो थोड़ा इसमें क्वेश्चन कम है चांस, फिर भी देख लो। एलिफेंट था, BN राव एडवाइजर थे, HVR अयंगर, वाई से याद रखो सेक्रेटरी थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के।
उसके बाद एस एन मुखर्जी क्या थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। प्रेम बिहारी कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, ठीक है, प्रेम बिहारी कैलीग्राफर, ठीक है। ओरिजिनल वर्जन डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस एंड बी आर सिन्हा, ठीक है। तो ये कुछ है। तो आई होप आपको इसमें इससे समझ में आया होगा। और आप भी थोड़ा वो जो चैप्टर है ना मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी आप थोड़ा एक दो बार रीड करो, 2-3 बार या एक दो बार भी रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा धीरे धीरे रीड करो और इमेजिन करो, ठीक है। और इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर लूँगा, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लूँगा। उसके बाद हम पार्लियामेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।